हैं। सबसे पहले बात करेंगे दुनिया भर में गैस शॉर्टेज की। नाश्ता घर का ना खाना बगैर गैस के कैसे है पकाना। सर्दी बढ़ने के साथ हुई गैस ठंडी पड़ने लगी। फैसलाबाद में योमिया तलब 130 मिलियन क्यूसिक फीट, सप्लाई सिर्फ 104 मिलियन क्यूसिक फीट रह गई है। योमिया शॉर्टफॉल 26,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। बाजारी खाने जेब और सेहत दोनों पर भारी हैं। रिहायशी इलाकों में गैस की हुई लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में योमिया तलब 130 मिलियन क्यूबिक है, सप्लाई सिर्फ 104 मिलियन क्यूबिक फीट रिकॉर्ड की गई है। योमिया शॉर्टफॉल 26,000 क्यूसिक फीट तक पहुंच गया है। बाजारी खाने जेब और सेहत दोनों पर भारी हैं। रिहायशी इलाकों में गैस की हुई लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे हैं। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, बताइएगा क्या तहफ्फुज़ात हैं लोगों के, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद डिवीजन में मौसम सरमा के हर गुजरते दिन के साथ सुई गैस का जो बहरान है उसमें इजाफा हो रहा है। फैसलाबाद डिवीजन की यौमिया तलब जो इस वक्त है वो 130 मिलियन क्यूबिक फीट है, जबकि इस वक्त फैसलाबाद को डिवीजन भर को 26 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है, बिलखुसूस कमर्शियल और घरेलू सारिफिन को, जिसकी वजह से जो लोड शेडिंग है वो फैसलाबाद में की जा रही है SNGPL हुक्काम की जानिब से। और रात के वक्त रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक शहर के बेशतर इलाकों में फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिन्योट जो बड़े शहर हैं उनके बेशतर इलाकों में रात 9 से लेकर सुबह 7 बजे तक गैस बंद रहती है। और सिर्फ चंद इलाके जिनमें अस्पताल या कोई ज़रूरी दफातर और महकमे आते हैं उन इलाकों में रात के औकात में गैस की फराहमी की जा रही है। दूसरी जानिब SNGPL हुक्काम का कहना है कि जो खाना बनाने के तीनों औकात हैं, जिसमें सुबह है, दोपहर है और शाम है, 8 घंटे का ये वक्त बनता है। 3 घंटे सुबह में, 3 घंटे रात में और दोपहर 12 से 2 बजे तक इन 3 औकात में तमाम घरेलू सारिफिन को गैस फराहम की जा रही है। ताहम रात के वक्त में ये गैस की सप्लाई जो है वो बंद रहती है। दूसरी जानब गैस दिन के औकात में भी दर हकीकत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में या तो गैस प्रेशर लो रहता है या फिर गैस बंद रहती है, जिसकी वजह से सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से अगर हम सनती सारिफिन की बात करें तो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट, अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट SNGPL हुक्काम के मुताबिक इन तीनों इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सारिफिन को सर्दी में सनती इजाफे से सुई गैस शॉर्टफॉल मजीद बढ़ने का खदशा है। उमैर असमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उमैर। डॉलर की कमी ने पूरे मुल्क को जमूद का शिकार कर दिया। अद्वियात के रॉ मटेरियल दरामद करने के लिए भी बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ रोज में बेशतर अद्वियात नायाब होने का खदशा पैदा हो गया। आपको बता रहे हैं डॉलर की कमी ने पूरे मुल्क को जमूद का शिकार कर दिया। अद्वियात के रॉ मटेरियल दरामद करने के लिए भी बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ रोज में बेशतर अद्वियात नायाब होने का खदशा पैदा हो गया है। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बताइएगा बिलाल, कौन कौन सी अद्वियात की कमी का खतरा है, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल लेटर ऑफ क्रेडिट बैंकों से डॉलर मिलना इतना नापैद हुआ कि अब अद्वियात का भी पाकिस्तान के अंदर शॉर्टफॉल शुरू हो चुका। अगर फैसलाबाद की मार्केट की बात करें तो शदीद बहरान जो जन्म ले रहा है और जो कि मुकम्मल तैयार शुदा अद्वियात थी वो तो मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुकी हैं, जबकि इसके साथ जो रॉ मटीरियल था वो भी इस पर शॉर्ट होता जा रहा है। हमारे साथ फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, क्या इस वक्त सूरत हाल है, आने वाले दिन कैसे होंगे? आपने बड़ी खतरनाक घंटियाँ बजा रहे हैं, 15 रोज़ के बाद अगले साल के आगाज़ का बड़ी गलत और बड़ी खतरनाक सिचुएशन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो जो आजकल पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं डॉलर की नायाबी की वजह से, चूँकि LC का जो हाल हुआ है, जितना टाइम उसमें लग रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान का हर शोबा ही मुतासर हो रहा है। हमारी जो टेक्सटाइल मतलब इंडस्ट्री है या इसके अलावा बाकी भी जितनी इंडस्ट्री है वो भी मुतासर हो रही है। हमारे फूड का जो क्राइसिस है वो भी सर उठा रहा है। जैसे हमारे गंदम का जो आने वाले दिनों में उसकी भी शॉर्टेज होने जा रही है। सोयाबीन का मामला वो पोल्ट्री फीड के हवाले से बना हुआ है, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा सीरियस मसला जो है वो अद्वियात के हवाले से है। अद्वियात की इस वक्त मार्केट में जो तैयार फॉर्म में जो हमारी फिनिश गुड्स आती थी बाहर से, वो तो काफ़ी हद तक जो है वो मार्केट में शॉर्ट हो चुकी हैं।
وہ بالکل مارکیٹ میں دگنے ریٹوں پر بھی وہ دستیاب نہیں ہیں، جیسے البیومن نہیں مل رہا، اینٹی ڈی نہیں مل رہی، ہیپرین نہیں مل رہی۔ اس طرح کی جو ادویات ہیں یہ مارکیٹ میں جو انستھیزیا میں استعمال ہوتی ہے آئسوفلورن، وہ مارکیٹ میں بالکل دستیاب نہیں ہے۔ اور اس طرح جو فنش فارم میں جو ادویات باہر سے امپورٹ ہوتی تھی، انسولین کی جو شارٹیج ہے وہ اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں لوگ انسولین ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کسی کو دوسرے شہروں سے جو ہے وہ منگوانی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں، ابھی تو یہ دن تو چونکہ لوگوں کے پاس مینوفیکچررز کے پاس تھوڑا بہت را میٹیریل موجود تھا اور وہ تھوڑا بہت جو سٹاک ہے وہ بنا کر مارکیٹ میں دیتے رہے، لیکن ہسپتالوں میں ابھی بھی جہاں پر بلک سپلائی دینی تھی وہ چونکہ ٹینڈر میں ان کے ریٹ کچھ کم ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے مینوفیکچررز کی اس مہینے میں بھی وہ پرائرٹی نہیں رہی، وہ سیکنڈ تھرڈ پرائرٹی پہ چلی گئی وہ سپلائز اس دسمبر کے مہینے میں بھی بری طرح ڈسٹرب ہوئی ہیں۔ اور آنے والے جنوری کے مہینے میں تو مارکیٹ میں بھی جو چیزیں اگر ابھی کوئی اس کا سدباب نہیں کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ آدھی سے جو ادویات ہے وہ مارکیٹ میں ناپید ہو جائیں گی۔ اور خوراک کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے جو علاج کروانا ہے، جو ریگولر ادویات لینی ہے، وہ بھی ایک اس قوم کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ایک مسئلہ بن جائے گا۔ تو پہلے ہی لوگوں کی پرچیزنگ پاور تو کم ہو چکی ہے، مطلب وہ ان کے لیے تو کھانے کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، اور ادویات جو تھوڑی بہت انہوں نے جو بجٹ رکھا ہوا تھا اس میں بھی اگر ادویات ان کو بلیک میں لینی پڑیں یا وہ مارکیٹ میں نایاب ہوگی تو ان کے لیے تو جینا جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو گورنمنٹ کو میرا خیال ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور وہ برا وقت آنے سے پہلے ہی اس کا کوئی اگلے ماہ بحران عروج پر ہوگا، چیئرمین فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں 1000 طالبات کو رہائش کی سہولت کے لیے 91 کروڑ 98 لاکھ منظور۔ جوڈیشل افسران کے رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے 1 ارب 18 کروڑ 90 لاکھ منظور۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے منظوری دے دی۔ عمران اسلم سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، بتائے گا اس منظوری کے حوالے سے۔ جی بالکل، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپلیکس میں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی جو صدارت ہے وہ چیئرمین پی این ڈی عبداللہ خان سنبل نے کی۔ اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 4 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 2 ارب سے زائد کے فنڈز کی منظوری دی گئی، جس میں فیصل آباد میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں 1000 سے زائد طلبات کو رہائش کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 91 کروڑ 98 لاکھ کے فنڈ منظور کیے گئے، اور فیصل آباد ہیڈ کوارٹر میں جوڈیشل افسران کے لیے رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے 1 ارب 18 کروڑ 90 لاکھ کے فنڈ منظور کیے گئے ہیں۔ سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر محمد سید انور چودھری بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں ممبران پی این ڈی بورڈ اور متعلقہ سیکٹران شریک ہوئے، اور یہ یونیورسٹی کا جو ہے ایک بڑا منصوبہ ہے کہ جس میں 1000 طالبات کو رہائش کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پی این ڈی کی جانب سے 91 کروڑ 98 لاکھ کے جو ہے فنڈ منظور کیے گئے ہیں۔ جی عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، عمران بہت شکریہ آپ کا۔ کھجور کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایوب ریسرچ سینٹر متحرک، جنگ میں 10 کروڑ 20 لاکھ روپے سے سینٹر کی اپ سکیلنگ ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کھجور کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایوب ریسرچ سینٹر متحرک ہو گیا، جنگ میں 10 کروڑ 20 لاکھ روپے سے سینٹر کی اپ سکیلنگ ہوگی۔ کھجور کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایوب ریسرچ سینٹر متحرک ہو گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں اویس خان سے۔ جو اویس، آگاہ کیجیے گا، منصوبہ کب تک مکمل ہوگا، اس سے کیا بہتری کی امید ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے کھجور ریسرچ فارم کے اپگریڈیشن کے لیے جو ہے وہ تقریباً 10 کروڑ کے قریب جو ہے رقم مختص کی گئی ہے۔ یہ یقینی طور پر جو ہے کثیر رقم ہے، اور اس رقم سے جو ہے ریسرچ کا عمل بہتر ہونے میں مدد مل سکے گی۔ نہ صرف جو ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو کھجور کی ریسرچ، بلکہ جو ہے وہ اس میں پپیتے کے اوپر جو بیماریوں کا حملہ ہے اس کے حوالے سے بھی ریسرچ کا عمل جو ہے شروع کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ جو ہے کام جو ہے وہ 2 سالوں کی مدت میں کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے تحت نہ صرف جو ہے عمارت کی توسیع کی جائے گی، بلکہ ضروری آلات بھی جو ہیں وہ ریسرچ سینٹر کو فراہم کیے جائیں گے، جس سے زراعت کے پیشے میں خصوصی طور پر جو ہے وہ جو بڑا جنگ کا فارم ہے جس کو پاکستان کی سطح پر بھی جو بڑا فارم مانا جاتا ہے، اس کی کام 2 سالوں میں مکمل ہوگا، اویس خان بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تحصیل کمپلیکس سمندری کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ، محکمہ بلڈنگز نے ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو تخمینہ لاگت ارسال کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں، تحصیل کمپلیکس سمندری کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ، محکمہ بلڈنگز نے ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو تخمینہ لاگت
ارسال کر دیا۔ تحصیل کمپلیکس سمندری کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ۔ کمپلیکس کی تعمیر و مرمت پر 4 کروڑ 64 لاکھ لاگت آئے گی۔ محکمہ بلڈنگز کا ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو تخمینہ لاگت ارسال۔ بات کریں گے عمران اسلم سے۔ عمران بتائیے گا۔ کیا گیا ہے اور محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو تخمینہ لاگت ارسال کر دیا گیا ہے۔ سمندری میں تحصیل کمپلیکس کی تعمیر و مرمت پر 4 کروڑ 63 لاکھ سے زائد کی لاگت آئے گی۔ محکمہ بلڈنگ کے مطابق یہ اسکیم ADB اسکیم 2022 اور 23 میں جو ہے وہ شامل ہے۔ ابھی جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو تمام تخمینہ لاگت ارسال کر دیا گیا ہے اور محکمہ بلڈنگ کی جانب سے اصلاح کی گئی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ فنڈ جاری کیے جائیں تاکہ سمندری میں سمندری کمپلیکس کی تعمیر و مرمت کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا جائے۔ اس پر 4 کروڑ سے زائد کی لاگت ہے۔ عرصہ دراز سے تحصیل کمپلیکس سمندری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بلڈنگز بھی اس کی خستہ حال ہے اور ابھی جو ہے وہ اہم پیش رفت ہے کہ 4 کروڑ 63 لاکھ سے زائد سے فنڈ جو ہے وہ اس بلڈنگز کی تعمیر و مرمت کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی، تحصیل کمپلیکس سمندری کی اسکیم AGP میں شامل ہے۔ بہت شکریہ عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شعبہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اربن یونٹ نے ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ میں TB ہسپتال کی تعمیر اور ڈائلسس یونٹ کی توسیع ناگزیر قرار دے دی۔ پروجیکٹس آفیسر ہیلتھ اور سوشل ڈیولپمنٹ نے مختلف وارڈز میں بیڈز کی تعداد میں کمی کی نشاندہی کر دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، شعبہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اربن یونٹ نے ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ میں TB ہسپتال کی تعمیر اور ڈائلسس یونٹ کی توسیع ناگزیر قرار دے دی۔ پروجیکٹس آفیسر ہیلتھ اور سوشل ڈیولپمنٹ نے مختلف وارڈز میں بیڈز کی تعداد میں کمی کی نشاندہی کر دی۔ محمد رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا رمضان۔ جی بالکل، یہ گورنمنٹ آف پنجاب اور شعبہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے ایک اہم اقدام ہے کہ ان کی ٹیم کی جانب سے یہ جو ہے دورہ کیا گیا ہے اور DHQ میں جو مختلف وارڈز ہیں اور خصوصاً یہاں پر جو TB ہاسپٹل تقریباً جو نان فنکشنل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائلسس یونٹس کی کمی نظر آ رہی تھی، اس کا بھی جائزہ لیا ہے اور متعلقہ آفیسر جن میں پروجیکٹ آفیسر ہیلتھ خدیجہ اکرام اور پروجیکٹ آفیسر سوشل ڈیولپمنٹ مہنور عارف شامل تھیں، انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا، مریضوں سے بھی گفتگو کی اور جو صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی تھیں یہاں پر اس کا بھی جائزہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ نہ صرف یہاں پہ TB ہسپتال کی جو تعمیر نو ہے وہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائلسس یونٹ ہے اس کی ایکسٹینشن بڑی ضروری ہے۔ گزشتہ دنوں میں جھنگ کے مخیر حضرات نے یہ جو تھا وہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کی ایکسٹینشن کی جائے گی، لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا۔ اب توقع کی جا رہی ہے کہ محکمہ صحت کو اس حوالے سے ریکمنڈیشن بھجوائی جائیں گی، جس کے بعد نہ صرف جو وارڈز ہیں ان کی ایکسٹینشن ممکن ہو سکے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو TB کا مرض جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے TB ہسپتال سر نو تعمیر کیا جائے گا اور ڈائلسس یونٹ میں بھی جو ایکسٹینشن ہے وہ متوقع ہے۔ جی، محمد رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتی غربت اور صنف نازک کا سمارٹ نظر آنے کا جنون، فیصل آباد کی خواتین بھی کمزوری اور خون کی کمی کا شکار ہونے لگیں۔ ماں بچہ صحت پروگرام نے ہفتہ غذائی مہم سے متعلق رپورٹ کے اعداد و شمار جاری کر لیے۔ اسدار حسین سے بات کر لیتے ہیں۔ اسدار، بتائیے گا اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں؟ ماں بچہ صحت پروگرام انتظامیہ کی جانب سے غذا کی آگاہی سے متعلق جو تھا ہفتہ آگاہی مہم جو تھا وہ منایا گیا اور اس سلسلے میں ضلع فیصل آباد میں جو حاملہ خواتین تھیں یا اس کے علاوہ دودھ پلانے والی مائیں جو تھیں اور ساتھ میں جو نوجوان بچیاں تھیں ان کی اسکریننگ کی گئی، ساتھ ساتھ جو بچے تھے جو کہ 6 ماہ سے لے کر 5 سال تک کی جن کی عمر تھی ان کی اسکریننگ کی گئی اور اس سلسلے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ خاصی حیران کن رپورٹ ہے۔ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر IRMCH پروگرام ماں بچہ صحت پروگرام کے انچارج ڈاکٹر خادم سر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر خادم بتائیں کہ کیا تناسب رہا ہے فیصل آباد کی، کیا رپورٹ آئی ہے؟ جی بالکل، پچھلے ہفتے ہم نے نیوٹریشنل ویک منایا پورے فیصل آباد میں، جس میں تقریباً 41,28,974 جو ہم نے کلائنٹ ہیں ان کو اسکرین کیا۔ اس میں جو 6 مہینے سے لے کر 5 سال تک کے بچے تھے وہ تقریباً 3,46,072 بچے ہم نے اسکرین کیے، جس میں جو بہت زیادہ کمزور بچے تھے وہ تقریباً 6,205 جو ٹوٹل اسکرین بچوں کی 1.8% بنتا تھا، اور جو مائلڈلی کمزور بچے جو تھوڑے کمزور بچے تھے وہ 8,211 جو 2.4% بنتا تھا، ان کو ہم نے اسکرین کیا اور پھر ان کو ہم نے ادھر ٹریٹمنٹ بھی دی
और जिनको हमने अपने OTP सेंटर हमारे बने हुए हैं हर BHU पर, जो 24/7 जो हमारे BHUs हैं उन पर हमने रेफ़र करके उनको ट्रीट किया। और उसके बाद जो 10 साल से लेकर 19 साल तक की बच्चियां थी, वो तकरीबन 2,04,144 बच्चियों को हमने स्क्रीन किया, जिसमें 34,986 17% जो बच्चियां थी वो खून की कमी का शिकार पाई गई। हमने जो कमज़ोर थी या थोड़ी कमज़ोर थी उनको तो उधर आयरन और फोलिक की टेबलेट हमने दी, बाकी हमने जो देखते हैं कि ज़्यादा कमज़ोर है तो उनको हमने अपने BHU पर भी रेफ़र करके उनकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट की। और जो प्रेग्नेंट मदर, हामला ख्वातीन और जो दूध पिलाने वाली माएँ थी वो तकरीबन 34,986 लड़कियां खून की कमी में मुब्तला निकली। आज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर फैसलाबाद शाहिद न्याज का ईस्टर्न पार्किंग और फ्रंट प्रोजेक्ट वेस्टर्न सरफेस वाटर ट्रीटमेंट का दौरा। पंजाब हुकूमत की जानिब से वासा को दी गई मशीनरी का जायजा लिया। मरियम रजा से मजीद बात करेंगे। मरियम बताइएगा। खबर है कि वासा को जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है मुख्तलिफ मशीनरी जो है तकसीम की गई है, जिसके अंदर जो है सकर्स, एग्जीक्यूटर्स, उसके साथ साथ ट्रक ट्रॉलीज जो है वो दी गई हैं। शहर फैसलाबाद में वासा के जो मसाइल हैं और पानी के जो मसाइल हैं उनको जब हल किया जाएगा, और जो हमारे कमिश्नर हैं उनकी जानिब से यहाँ पर PMU ईस्टर्न पार्किंग यार्ड की जो है यहाँ पर दौरा किया गया और यहाँ पर मुख्तलिफ जो मशीनरी थी उनका भी दौरा किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर बताइएगा कि फैसलाबाद में वासा के और पानी के मसाइल सबसे ज़्यादा थे और अब पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अच्छी कोशिश की गई है कि उन्हें मशीनरी जो है वो दी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखें, ये बेसिक जो लिंचपिन है किसी भी वासा की कारकर्दगी का, वो उसकी मैकेनिकल जो मशीनरी इक्विपमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ना सिर्फ मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, बल्कि जो ऑपरेशन पर्पसेस हैं उनके लिए भी बहुत सारी कमी थी, पहले महसूस की जा रही। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं और बाकी जो डोनर एजेंसीज हैं उनके तावन से वासा के इस कमी को पूरा किया जा रहा है और उनके सोर्सेज को बिल्डअप किया जा रहा है। और ये आज का जो इवेंट है इसके अंदर जो नई मशीनरी इंट्रोड्यूस की गई है मेंटेनेंस ऑफ दिस सिस्टम के लिए भी और उसकी अपग्रेडेशन के लिए भी एक वैल्यूएबल एडिशन है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वासा की परफॉर्मेंस और लोगों को जो सहूलियात बहम पहुँचाई जा रही हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और लोगों की कम्फर्ट के अंदर इजाफा होगा इंशाल्लाह। कहना था कि लोगों के कंफर्ट के अंदर जो है इजाफा होगा और बहुत ही वैल्यूएबल ये इवेंट हुआ है। अपडेट करने के लिए महकमा बिल्डिंग झंग ने नवंबर की रिपोर्ट जारी कर दी। अहमदपुर सियाल में हिफ्जान सेहत की सहूलियात की शदीद कमी का सामना। 30% तक स्कूलों में साबुन और वॉश बेसन तक मौजूद नहीं। बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की कमी का भी सामना है। महकमा मॉनिटरिंग झंग ने नवंबर की रिपोर्ट जारी कर दी। अहमदपुर सियाल में हिफ्जान सेहत की सहूलियात की शदीद कमी का सामना। 30% स्कूलों में साबुन और वॉश बेसन तक मौजूद नहीं है। महकमा मॉनिटरिंग की नवंबर की रिपोर्ट जारी हो गई। अहमदपुर सियाल में हिफ्जान सेहत की सहूलियात की शदीद कमी। अहमदपुर सियाल के 30% स्कूलों में साबुन ना वॉश बेसन मौजूद। अक्सर स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की भी कमी का सामना है। मजीद इसी बारे में बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से माह नवंबर की मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक अहमदपुर सियाल के 30% स्कूल ऐसे हैं जहाँ हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी सहूलियात की कमी मौजूद है, जिसके बायस जो है वो तलबा की जो सेहत है उसको भी यकीनी तौर पर खतरात लाक हैं। जबकि इसी के अलावा जो है 18 हज़ारी और अहमदपुर सियाल में 32% स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर ही मौजूद नहीं है। इस सूरत हाल के पे जो है वो CU एजुकेशन मलिक मोहम्मद नवाज की जानिब से नोटिस लेते हुए स्कूल सरबराहान को हिदायत जारी की गई है कि NSP फंड से तमाम तर बुनियादी सहूलियात की कमी को दूर किया जाए ताकि तलबा की तालीमी मेयार को बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। सुपर स्टोर्स एसोसिएशन का गरीब और मतवस्त तबके के लिए बड़ा ऐलान सामने आ गया। फैसलाबाद के तमाम स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड रेट्स के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। अशिया पर 10 से 15% तक रियायत होगी। शहराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहराज बताइएगा, रियायत दी जाएगी? इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर सुपर स्टोर एसोसिएशन का जो इजलास है वो मुनक़िद हुआ है काबीना का, जिसमें शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब भी मौजूद हैं, उनके साथ साथ हाजी इशफाक साहब भी मौजूद हैं और दीगर तमाम मेंबरान ने इस इजलास में शिरकत की है। एजेंडा पॉइंट क्या रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
गुफ्तगू करते हैं, जानते हो इस हवाले से क्या कहेंगे। बाजू साहब बताएगा आज की इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहा है और इस हवाले से थोड़ा आगाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो ये है कि हमारे जितने शहर के अंदर सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पे हमने आम आदमी के लिए डीसी काउंटर्स लगाए हुए हैं, जहाँ पे दालें, घी, चीनी और आटा वगैरह जो है ना वो बड़े मुनासिब रेट पे जो कंट्रोल रेट पे मिलता है। उस सिलसिले में हमने ज़िली इंतज़ामिया के साथ बड़ा अच्छा एक लाज़ॉन करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे हम जो है वो इंशाल्लाह जो है वो 10% डिस्काउंट लगाएंगे। जो गवर्नमेंट का रेट होगा उससे भी 10% स्टोर मालकान जो है ना वो अपनी पॉकेट से जो है ना वो डालेंगे, ताकि इस महंगाई के दौर में जो ज़रूरतमंद और गरीब लोग हैं, जिस तरह हमारे शहर के अंदर स्टोर तो बड़ी एरिया में, लेकिन वहाँ पे दीगर लोगों के ड्राइवर्स हैं, मेड्स हैं और दीगर जो गरीब लोग हैं, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ हमारे फिर मसाइल होते हैं। FBR के साथ लाइजोन था कि जो दो स्टोरों के मसाइल थे। तीसरा तो फूड अथॉरिटी के साथ कुछ चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ात से दोस्तों को उसको डिस्कस किया गया। लेकिन मेन जो पॉइंट था कि वो ये था कि उन DC रैक्स को प्रॉपर शक्ल में, पहले भी हम लोगों ने अपनी प्राइम लोकेशन पे स्टोरों के जो बड़े स्टोर हैं हमने देखा है कि कई पर दफा 10 से 15% तक रियायत मिलेगी। शराज भट्ट बताया था, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां बिना रूट परमिट सड़कों पर आने का शुबा सामने आ गया। डिप्टी कमिश्नर ने गाड़ियों के रूट्स के इजाजतनामों की स्क्रीनिंग का हुक्म दे दिया। DSP ट्रैफिक से गाड़ियों के रूट परमिट्स की तफसीलात तलब कर ली गई। कायम मुकाम सेक्रेटरी RTA भी रूट परमिट्स पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रमजान बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से डिप्टी कमिश्नर झंग से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत सी ऐसी गाड़ियां जो हैं और बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्टर्स झंग के अंदर मौजूद हैं जिनकी जानिब से रूट परमिट्स जो हैं वो ना तो लिए गए हैं, और अगर लिए भी गए हैं तो रूट परमिट्स किसी और रूट के हैं, और मुतअद्दद ऐसे रूट जिनके ऊपर उनकी परमिशन नहीं है उनके ऊपर गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिस वजह से दीगर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका इस्तेहसाल हो रहा है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो DSP ट्रैफिक हैं खालिद कुरैशी, उनको हदायत की गई है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो विदाउट रूट परमिट्स गाड़ियां सड़कों पर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो गाड़ियां इस हवाले से सड़कों पर आ रही हैं उनकी स्क्रीनिंग करके रिपोर्ट जो है DC का गाड़ियों के रूट्स के इजाजतनामों की स्क्रीनिंग का हुक्म। रमजान मिर्जा अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग से रेलगाड़ी के जरिए कराची और लाहौर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। शालीमार एक्सप्रेस अब टोबा से नहीं गुजरेगी, रूट तब्दील कर दिया गया। टोबा के बासियों से लाहौर के सफर की सहूलत भी छीन ली गई। मुबशर हसन नकवी से मजीद जान लेते हैं। मुबशर बताइएगा, सहूलत छीन ली गई है। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे टोबा टैक्सिंग की आवाम के साथ तेली माह जैसा सलूक कर रहा है। आए रोज़ ट्रेनों की बंदिश जारी है, और अब शालीमार एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर जाती थी उसको भी अब टोबा टैक्सिंग से गुजरने से रोक दिया गया है। अब ये ट्रेन जो है वो साहिवाल से गुजरा करेगी। ऐसे मुसाफिर जो कराची जाते थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ टोबा टैक्सिंग में ऐसे मुसाफिर जो ट्रेन के सफ़र को तरजीह देते हैं, अब उनको लाहौर जाने के लिए भी किसी किस्म की ट्रेन की सहूलत मैसर नहीं है। कुछ शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि शालीमार एक्सप्रेस भी जो है वो अब बंद हो गई है, लाहौर जाने के लिए भी कोई ट्रेन नहीं है, क्या परेशानी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, हमारे इस इलाके के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, जिससे हमें बहुत सारे किराया दूसरी बसों को अदा करना पड़ता है, आने जाने में बहुत देर लगती है। शालीमार एक्सप्रेस बिल्कुल ही बंद कर दी गई है, इसके साथ दूसरी ट्रेनें भी बंद की हुई हैं। बराए मेहरबानी साद रफीक साहब से ये हमारी अपील है, पूरे इलाके की अपील है कि कोशिश करके जल्द अज जल्द लाहौर के लिए जो आती थी और पर कराची से लाहौर जाती थी। मुबशर हसन नकवी अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम की जानिब से सातज़ा के तबादले 2 रोज़ में पंजाब के 344 सातज़ा के तबादले। गुज़िश्ता रोज़ 191 सातज़ा के तबादले कर दिए गए। जंग के 5 सातज़ा भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड तबादलों में शामिल हैं। 2 रोज़ में जंग के 7 सातज़ा तब्दील किए जा चुके हैं। सेशन के दरमियान सातज़ा के तबादलों के बायस तालीमी अमल मुतासिर महकमा तालीम सियासी तबादलों के सामने बेबस दिखाई देने लगा। आपको बता रहे हैं महकमा तालीम की जानिब से असातिज़ा के तबादले 2 रोज़ में पंजाब के 344 असातिज़ा के तबादले। आपको बताएं, बटाला कानूनी फैसलाबाद में साबिक शोहर ने दूसरी बीवी और दोस्त के साथ मिलकर खातून को कत्ल कर दिया। मकलूला सिदरा की 8 साल कबल पहले मुज़िम अली असगर से शादी हुई। बच्चा पैदा न होने पर खातून ने
तलाक दे दी। सिदरा ने अलग घर में रिहाइश इख्तियार की। मुलजिम ने इकरा नामी खातून से दूसरी शादी कर ली। तलाक लेने की रंजिश पर मुलजिम बीवी और दोस्त के साथ खातून के घर गया, फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस ने मकतूला की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मकतूला सिदरा की 8 साल कबल पहले मुलजिम अली असगर से शादी हुई। बच्चा पैदा न होने पर खातून ने तलाक ले ली। सिदरा ने अलग घर में रिहाइश इख्तियार की। मुलजिम ने इकरा नामी खातून से दूसरी शादी कर ली। तलाक लेने की रंजिश पर मुलजिम बीवी और दोस्त के साथ खातून के घर गया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आइए आपको लिए चलते हैं धोबी घाट ग्राउंड, जहां इस्लामी जमीयत तलबा जीसी यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा की काउंसलिंग के लिए एक्सपो की तकरीब जारी है। और इसी तरह जो है कि वो तमाम तलबा और तालिबात जो तालीम के मैदान में पोजीशंस हासिल करते हैं उनके भी रिकग्नाइज़ किया जाता है, उनका एहतराम किया जाता है और उनके लिए भी इनामात की तकसीम का एहतमाम किया जाता है। मैं समझता हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा हर एतबार से कौम की मोहसन तंजीम है। नई नस्ल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो जवानों के साथ वाबस्ता है, वो एक ऐसी कौत तामीर कर रहे हैं, एक ऐसी नस्ल तामीर कर रहे हैं कि जिनकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान इस्लामी भी बनेगा, मुस्तहकम भी होगा, खुशहाल भी होगा और मुल्क के ऊपर मुसल्लत जो हर तरह की ग़ुलामी की जंजीरें हैं वो भी टूटेंगी और हकीकत में पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, वसाइल की मुनसफाना तकसीम, तालीम को तरजीह देना, आला तालीम के लिए अपनी तरजीहात को मुतय्यन करना, साइंस, टेक्नोलॉजी और आईटी के इस दौर में ये बड़ा नागुज़ीर है कि तालिब इल्मों को नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। मैं कौमी क़यादत से भी, सियासी क़यादत से भी, मुक़्तदिर तबकों से भी, रियासत के अदारों से भी यही मुतालबा करना चाहता हूँ कि वो तलबा को नज़रअंदाज करने की बजाय तालीम को, तालिब इल्म को, उस्ताद को, तालीमी अदारों को और आला तालीम को अपनी तरजीहात का मरकज़ व महवर बनाएँ। यही पाकिस्तान की ताकत है और पाकिस्तान की वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मैं इस्लामी जमीयत तलबा को, उनके नाज़िम आला जनाब शकील अहमद साहब को और फैसलाबाद की इस पूरी तंजीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। असल सवाल तो ये सी, पहले तो तैमें ही लै गया। अच्छा, इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी इस तरह से अभी चल रहा है, तो मसला है जी कि पाकिस्तान के अवाम जो है कि महंगाई। फैसलाबाद में आखिरकार पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदगान की सुनी गई। इलेक्शन कमिश्नर ने रुकावटें खत्म करके अप्रैल में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। 15 दिसंबर से हल्का बंदियां शुरू हो जाएंगी। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें बल्दियाती नुमाइंदगान की, सुनी गई है कि यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि अप्रैल में इंतखाबात होंगे और इस सिलसिले में जो हल्का बंदियाँ वो 15 दिसंबर से शुरू होंगी। अभी लाहौर में जो बल्दियाती यहाँ पर हल्का बंदियाँ उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से ट्रेनिंग का अमल भी किया जा रहा है ताकि हल्का बंदियाँ शफाफ हो सकें। तो इस हवाले से साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान का क्या मौक़िफ़ है, हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए जी, पिछले 4 साल से आवाम को बल्दियाती नुमाइंदगान से महरूम किया गया है और बार बार एक एक्ट पास किया जाता है और तीसरी मरतबा जो हल्का बंदियाँ शुरू हो रही हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि ये इसमें भी हुकूमत की बददियानती शामिल है और हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहेगी कि बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ।
अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा होती तो पहले जो इसी PTI की हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट पास किया था और इसमें हल्का बंदियाँ भी हो गई थी, उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन करवाए जा सकते थे। फिर दूसरी एक बात ये है कि जो बल्दियाती साबका नुमाइंदगान हैं और जो अब दिलचस्पी रखते हैं बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, उनके सामने एक बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी हुकूमत की तब्दीली होती है तो सबसे पहले जो उनकी छुरी या तलवार हो, हल्का बंदियों पर ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्यूट की खवातीन को काबिल रोजगार बनाने के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। ब्यूटिशियन एक्सपर्ट ने मेकअप और हेयर कटिंग स्टाइलिंग की तरबियत दी। वकार घुमन से मजीद बात कर लेते हैं। वकार बताइएगा। करने के लिए चिन्यूट में आज खवातीन को स्किल्स सिखाई जा रही हैं ब्यूटिशियन के हवाले से। ब्यूटी पार्लर्स में जो खवातीन काम कर सकती हैं, घर में काम कर सकती हैं, इस चीज़ के हवाले से आज इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी डेमो भी दिया जा रहा है और बड़ी तादाद में खवातीन ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की है और इस क्लास को अटेंड कर रही हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि उनको लाइव यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि किस तरह वो अपना काम चला सकती हैं, अपना ब्यूटी पार्लर डेवलप कर सकती हैं। क्या क्या इसके लिए ज़रूरी है? ये सीख के काम आना चाहिए या वैसे ही सुर्खी पाउडर लगाना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली एवरी बिग बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम द बैकडोर ऑफ द हाउस। और हम लोगों का मेन मोटिव यही है कि वो लोग जिनको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, उन्हें कंप्लीट नॉलेज चाहिए होता है, प्रोफेशनली वो ट्रेन होना चाहती हैं, हम लोग आते हैं, आके इनको सिखाते हैं ताकि अपने उन रीजन्स को कैप्चर कर सके जहाँ पे नॉलेज की थोड़ी ज़रूरत है और हमें उन सिटीज़ को ग्रूम करना है, compete करवाना है दूसरे सिटीज़ के साथ। तो इसमें 2 वे प्रोसेस होता है। यहाँ तो वो लोग खुद हमें अटैच होते हैं, हमारे साथ अटैच होके वो एक कंप्लीट जो है वो प्रोफेशनली ट्रेन होते हैं। अगर जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में कुछ जगहों पे परमिशन नहीं होती, तो हम लोग उनके पास पहुँचते हैं ताकि हम उन्हें प्रोफेशनली ट्रेन कर सकें। हम अपने पाकिस्तान में उन वुमेन को एम्पावरमेंट दे सकें, उनके हाथों में स्किल्स हों ताकि वो लाइफ में किसी भी मोड़ पे जाके compete कर सकें, उनके हाथों में हुनर हो और वो किसी भी फील्ड में वो कभी भी अपने आप को लो कॉन्फिडेंस पे ना फील करें। जी, इस हुनर को इन खवातीन तक पहुंचाने के लिए सदर अंजुमन ताजरान है साईं आसिफ, उन्होंने अरेंज किया। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सुपर विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल टाकरा लाहौर 11 और फैसलाबाद 11 की टीमें मध्य मुकाबिल। इसी हवाले से जानते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा मैच से मुतालिक। सुपर वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप का आज फाइनल टाकरा है जिसमें लाहौर और फैसलाबाद की टीमें जो है वो मध्य मुकाबिल होंगी और कुड़ियां दिखाएंगी अपने जौहर और चौके छक्के, जिसमें दोनों टीमें मैदान में पहुंच चुकी है और इसके बाद एक टाकरा देखने में मिलेगा। जो आज टीम जीतेगी उसको जो है वो प्राइज भी दिए जाएंगे और इनामात भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये लोकल बल्कि पूरे पाकिस्तान से टीमों को इकट्ठा किया गया। उसके बाद आज एक फाइनल मैच जो है वो अकबाल स्टेडियम में हो रहा है जिसमें लाहौर और फैसलाबाद की टीम जो है वो मध्य मुकाबल होंगी। शायकीन क्रिकेट और खासकर फैसलाबाद की फैमिलीज की भी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो मैच देखने के लिए यहाँ पे पहुंच चुकी है। म्यूजिक का तड़का भी यहाँ पे रखा जाएगा। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट अकबाल स्टेडियम में देखा जा रहा है जिसमें इंतजामिया की जानिब से भरपूर वो चीज़ें मुहैया की जा रही हैं जो बच्चों को चाहिए। तो इस हवाले से इंतजामिया का ये कहना है और खासकर बच्चों का ये कहना था कि अगर ऐसे इवेंट होंगे तो मजीद क्रिकेट को फरोग मिलेगा और खासकर खवातीन की जो एक्टिविटी है वो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41 क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी।